आप रेडी हैं? हाँ सर, स्टार्ट किया, रेडी हो गया, स्टार्ट कीजिए। सर एक लोग बोलिए म्यूट करने के लिए। सुनिए ना, आप पहले आप मुझे छोड़ के सबको म्यूट कर सकते हैं। मुझे छोड़ के सबको म्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ करिए। कहाँ कर पा रहा सबको म्यूट? ये खट आवाज किनका आ रहा है? सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सब लोग अपने आप को म्यूट, हाँ सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभिषेक जी को छोड़ के, अभिषेक जी को छोड़ के। हाँ बंद हो गई, बंद हो गई अभी। हाँ तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अशोक के लघु शिलालेख की। मुख्य शिलालेख के साथ अशोक के मुख्य शिलालेख के साथ अशोक के लघु शिलालेख भी मिले हैं, जो कि संख्या में 13 हैं। तो इन 13 शिलालेखों में जो प्रमुख जगह है, उनमें से कुछ जगह आप नोट कर लें। रूपनाथ, 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 गुर्जरा, रूपनाथ लिखे, गुर्जरा। रूपनाथ जबलपुर में है, रूपनाथ जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। गुर्जरा जो कि कर्नाटका में है। सासाराम बिहार, सासाराम बिहार। भब्रू, भब्रू राजस्थान, भब्रू राजस्थान। मास्की, मास्की कर्नाटका। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटका। सिद्धपुर, हाँ मास्की कर्नाटका, ब्रह्मगिरी कर्नाटका। सिद्धपुर, सिद्धपुर कर्नाटका। जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर कर्नाटका। गोवी मठ, गोवी मठ कर्नाटका। पालिकी गुंडू, पालिकी गुंडू कर्नाटका। एरगुडी, एरगुडी आंध्र प्रदेश। राजुल मंडगिरी, राजुल मंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। अरहौरा, नहीं सॉरी, अहरौरा, 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 अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो अशोक के जो लघु शिलालेख मिले हैं, उनमें से 13 जो लघु मुख्य रूप से शिलालेख मिले हैं, उसमें से मुख्य रूप से ये स्थान है। अब हम लोग आते हैं तीसरा कैटेगरी, सॉरी दूसरा कैटेगरी, जो कि है स्तंभ लेख, जो कि मैंने पहले चर्चा की कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोक स्तंभ प्राप्त होते हैं, जिस पर, जिसके शीर्ष पर पशुओं की आकृति बनी हुई है और उसके लाट पर, रॉड पर, मतलब स्तंभ का जो डंडा वाला हिस्सा है, रॉड, जिसको लाट बोलते हैं, नहीं स्तंभ बोलते हैं। लाट तो हो गया जहां पशु की आकृति बनी हुई है, उसको लाट बोलते हैं, जो शीर्ष भाग होता है। और जो बीच का भाग होता है, रॉड, उसी रॉड पर जो अभिलेख लिखे हैं, उसको अशोक के स्तंभ लेख के बारे के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये जो संख्या में है वो 7 है।
7। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये स्तंभ लेख कहाँ मिले हैं? सबसे पहले जो नंबर है वो है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा। दूसरा है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ। अब आप कहेंगे कि ऐसा नाम क्यों सर लिखा रहे हैं? दिल्ली टोपरा ये क्या हुआ? 2 जगह का नाम। फिर दिल्ली मेरठ लिखा रहे हैं, ये 2 जगह क्यों लिखा रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि ये जो स्तंभ था, जैसे दिल्ली टोपरा, ये मुख्य रूप से अशोक के समय में टोपरा में था। इसको मुगल काल में उखड़वा करके दिल्ली में स्थापित करवा दिया। उसी तरह जो दिल्ली मेरठ है वो पहले मेरठ में था और मुगल काल में अकबर ने इसको उखड़वा करके दिल्ली में स्थापित करवा दिया। उसके बाद तीसरा है लौरिया अरराज। लौरिया अरराज या लौरिया अरेराज भी बोलते हैं उसको। लौरिया अरराज या लौरिया अरेराज, ये पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में। पश्चिमी चंपारण, बिहार। उसके बाद चौथा है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़, ये भी पश्चिमी चंपारण, बिहार में है। पांचवा है रामपुरवा। पांचवा है रामपुरवा। सर एक बार चौथा फिर से बताइएगा। चौथा है लौरिया नंदनगढ़, ये पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद पांचवा रामपुरवा, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। और छठा है वैशाली। छठा है वैशाली, ये बिहार में है, वैशाली में, हाजीपुर के पास। और सातवां है प्रयाग में। सातवां प्रयाग में। तो ये 7 मुख्य रूप से अशोक के स्तंभ लेख हैं। परंतु इन 7 स्तंभ लेखों के अलावे अशोक के कुछ लघु स्तंभ लेख भी मिले। जिस तरह लघु शिलालेख मिले हैं, उसी तरह अशोक के कुछ लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं। और ये लघु स्तंभ लेख में जो सबसे प्रमुख लघु स्तंभ लेख है वो है सारनाथ लघु स्तंभ लेख। वही सारनाथ जो वाराणसी के पास है और जिसके शीर्ष पर 4 सिंग वाला लाट मिला है, जो कि भारत का राजकीय चिन्ह है। भारत का चारों तरफ मुंह किए हुए सिंह, यही ना अशोक सिंह शीर्ष चतुर, अशोक चतुर सिंह शीर्ष, यही ना भारत का राजकीय चिन्ह है। ये चिन्ह जो मिला है, ये जो सिंह शीर्ष है, ये सारनाथ के स्तंभ के ऊपर बना हुआ है और ये सारनाथ वाराणसी के पास है। और इस सारनाथ स्तंभ पर भी अशोक का अभिलेख लिखा हुआ है। तो लघु स्तंभ लेख में पहला नाम हो गया सारनाथ। उसके बाद दूसरा है सांची। दूसरा सांची। तीसरा हो गया कौशाम्बी। चौथा हो गया रुमनीदेई। पांचवा हो गया रूपनाथ। और छठा हो गया निगलिवा। निगलिवा, निगलिवा जो कि नेपाल में है। निगलिवा नेपाल में है। यहाँ से भी हमें अशोक का लघु स्तंभ लेख मिला है। मतलब अशोक का स्तंभ में सीमित कंटेंट में, सीमित पंक्तियों में, छोटे रूप में ये स्तंभ लेख है। तो हम लोग अशोक के मुख्य शिलालेख की चर्चा कर लिए, जिसमें से शिलालेख के अंतर्गत मुख्य शिलालेख और लघु शिलालेख, उसके बाद स्तंभ लेख के अंतर्गत मुख्य स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब तीसरा जो कैटेगरी है अशोक के अभिलेख का,
वो है गुहालेख। गुहालेख, ये गुहालेख जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए, ये अशोक का जो गुहालेख है उसकी संख्या है 3। अशोक के गुहालेख की संख्या है 3 और ये तीनों गुहालेख बिहार के गया के बराबर पहाड़ियों में मिलते हैं। ये तीनों गुहालेख गया के बराबर पहाड़ियों में मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने अशोक के शिलालेखों में की संख्या कितनी है, ये शिलालेख किस रूप में मिलते हैं, भारत के किस क्षेत्र में मिलते हैं और किन किन स्थानों पर मिलते हैं, तो ये हम लोग 3 कैटेगरी में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख के अंतर्गत समझे। अब नेक्स्ट जो अशोक के लिए शिलालेख में समझने वाली बात है, जो सबसे प्रमुख बात है, अब इस लास्ट सेशन में जितना भी समय बचता है अब हम लोग उस पर आते हैं। लेकिन खेद का विषय है कि आप लोगों को प्रश्न पूछने का समय नहीं मिल पाएगा, उसके पहले ही ये क्लास ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको हर आदमी को, हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का भी मौका दूंगा। लेकिन चूंकि हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी रहती है चर्चा में, तो मुझे भी ठीक लगता है और आपको भी समझने में और याद रखने में सहूलियत होगी। तो आज प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को छोड़कर हम लोग अशोक के अभिलेख की चर्चा को जारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इस अशोक का इंस्क्रिप्शन ऊपर ही आप लोग सवाल अपना लाइएगा, मैं आपकी जिज्ञासा का निदान करने का कोशिश करूंगा। जब हम अशोक के अभिलेखों की चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है 14 मुख्य शिलालेखों, जो कि न केवल अशोक कालीन भारतीय इतिहास अपितु पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को निर्धारित करने में, उसकी व्याख्या करने में, उसकी संरचना को निरूपित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, और जिनका उपयोग D.R. भंडारकर महोदय ने इतिहास को निर्धारित करने में किया, वो है अशोक के ये 14 मुख्य शिलालेख। इन 14 मुख्य शिलालेखों में जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसके आधार पर हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास का जो स्ट्रक्चर था, जो संरचना था, उसको भली भांति समझ सकते। जब हमको अशोक के राज्यारोहण की तिथि प्राप्त वो शासन है, तो ऐसी स्थिति में हमें उन 14 शिलालेखों में कुछ शिलालेख ऐसे मिले हैं जिसमें अशोक ने इस बात को अंकित करवाया है कि ये शिलालेख मैंने शासन के फले वर्ष में अंकित करवाया। जैसे कि अशोक के शिलालेख संख्या 5, अशोक के मुख्य शिलालेख संख्या 5, उसमें अशोक ने इस बात की स्वयं घोषणा की है कि ये शिलालेख मैंने अपने शासन के 13वें वर्ष में अंकित करवाया। अशोक शिलालेख संख्या 5 में विवरण देते हैं कि ये शिलालेख मेरे शासनकाल के 13वें वर्ष का। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 272 ईसा पूर्व में अगर अशोक का शासनकाल प्रारंभ होता है तो उसका 13वां वर्ष क्या हुआ? 272 में 13 घटाइए, कितना हुआ? 272 में 10 घटाएंगे तो 262 और उसमें 3 घटाएंगे तो 259, 259। तो इस आधार पर क्या हुआ कि ये अशोक का 5वां शिलालेख, उसकी तिथि निर्धारित हो गई।
कि वो 259 ईसा पूर्व का है। ये एक सहूलियत हुई। उसके बाद अशोक ने उसी तरह अपने